हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका शिवकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस व हवलदार एग्जाम 2024 के आगे की शिफ्टों में पूछे सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस मिसलेनियस व करंट के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे ये वीडियो हमारा कोई एनालिसिस का वीडियो नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी के द्वारा खास इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि एनालिसिस के वीडियोस को पब्लिश ना किया जाए। लेकिन आप यकीन कीजिएगा दोस्तों, ये वीडियो हमारा एनालिसिस से बेहतर वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों हम लोग उन सभी टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं जो कि एसएससी के एग्जाम्स में पूरी तरह से ट्रेंड में रहते हैं, और जिन सभी टॉपिक से आपकी स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, सीधे हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? शास्त्रीय नृत्य यानी कि क्लासिकल डांस से। आप जानते हैं आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। आपके हर शिफ्ट में दोस्तों यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगा दी गई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में किसी भी टेंट से पूछे जाते हैं, ना क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत होंगे। इसी में से दोस्तों आपके एग्जाम्स में ऑलरेडी क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वह कंटिन्यू रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस मोस्ट वाला टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु का। अब इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जो भारत के 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है, मनाया जाता है, तो दोस्तों उनको आप लोग कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ संबंधित राज्य के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों भरतनाट्यम की, तो ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट, कथकली और मोहिनीअट्टम दोनों एक साथ देखेंगे, क्योंकि दोनों दोस्तों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। कुचिपुड़ी दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया दोस्तों आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी दोस्तों ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और लास्ट दोस्तों आपका कथक, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये डाकली बनते हैं आपके एग्जाम में क्वेश्चन, आप लोग जानते हैं। अब चलिए इस सीट को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करते हैं दोस्तों, जिसमें शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, A to Z पूरी तरह से कंप्लीट किया गया। शुरू करते हैं दोस्तों। पॉइंट है हमारा, भारतीय नृत्य को 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक है आपका शास्त्रीय नृत्य, दूसरा है आपका लोक नृत्य। नेक्स्ट, शास्त्रीय नृत्य हमारी सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक शास्त्रीय नृत्य एक विशेष क्षेत्र की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिससे वो संबंधित है। और शास्त्रीय नृत्य के संस्थापक महान संत श्रीमंत शंकरदेव हैं। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। अब ये बेसिक चीजें थी, यहाँ से दोस्तों आपका शास्त्रीय नृत्य स्टार्ट होगा। शुरू करते हैं हम लोग भरतनाट्यम से। तो जो पहला क्वेश्चन बनता है इससे, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो भरतनाट्यम। ध्यान रखेंगे, एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सुपर है ये। नेक्स्ट, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन है? तो भी भरतनाट्यम है। और किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? करेक्ट आंसर होगा भरतनाट्यम ही है। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखनी है। अब भरतनाट्यम से जुड़े आप कलाकार देखिए, तो सबसे पहले महिला कलाकार की बात की जाए, यामिनी कृष्णमूर्ति, मालविका सरकार, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलरमेल बल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, विसंती माला और लीला सैमसन। वहाँ इसके साथ दोस्तों भरतनाट्यम से जुड़े आप पुरुष कलाकार देखेंगे तो रेवंत साराभाई, सीबी चंद्रशेखर, उदय शंकर, नटराज रामकिरण से विजय माधवन। वो सारे क्वेश्चंस के आंसर भी आपको मिलने शुरू होंगे जो अब तक आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। चलते हैं आगे दोस्तों। ये भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं हम लोगों ने पूरी तरह से कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट आपका कथकली लगा हुआ, जो कि केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा केरल का। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? करेक्ट आंसर होगा कथकली। अब कथकली नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो शांताराव, उदय शंकर, आनंद शिवरामन, गोपीनाथ, रागिनी देवी, कृष्णन कुट्टी, माधवन आनंद, गुरु गोपाल शंकर। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहेंगे। शायद ही कोई ऐसा फैक्ट होगा दोस्तों इसमें से जो आपके एग्जाम में रिपीट नहीं होगा। यही वजह है दोस्तों कि हम अपने वीडियोस में कभी आपको ऑप्शन लगाकर नहीं पढ़ाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी क्लियर नहीं हो सकती, केवल टाइम टेकिंग होगा, कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, कथक लगाओ, जो कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन निकलते हैं, पहला पॉइंट, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के मुख्य घराने हैं? करेक्ट आंसर होगा कथक के। अब कथक नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सुखदेव महाराज, सितारा देवी, गौरी शंकर, देवीलाल, शोभना नारायण, गोपी कृष्ण, मालविका सरकार, हजारी अग्रवाल, विद्या गौरी अडकर और भारती गुप्ता। आगे बढ़ेंगे।
अगला आपका कुचिपुड़ी लगा हुआ है जो कि आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। पहला पॉइंट, लक्ष्मी नारायण शास्त्री का नाम किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ा है? तो कुचिपुड़ी से नाम आप लोग नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य में नर्तक कांस्य की थाली में खड़ा होकर नृत्य करता है? तो कुचिपुड़ी ही है। अब कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, भावना रेड्डी, मंजू भार्गवी, अरुणिमा कुमार और मिथिला कुमार। सब कुछ आपको दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखनी है। आगे बढ़ेंगे। अगला आपका मोहिनीअट्टम लगा हो जो कि केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं आप लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम का संबंध किस हिंदू देवता से? तो भगवान विष्णु से हजारों बार पूछा गया है। अब मोहिनीअट्टम से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो स्मिता राजन, कलामंडलम, कल्याण कुटियम्मा, हेमा मालिनी, भारती शिवाजी, कनक रेले, सुनंदा नायर, रेमा श्रीकांत, पल्लवी कृष्ण, रागिनी देवी, कलामंडलम राधिका और राधा दत्तापति। नेक्स्ट आपका दोस्तों ओडिसी लगाओ जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। पहला क्वेश्चन यहाँ से जो बनता है, किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा हुई है? तो ओडिसी। नेक्स्ट, ओडिसी नृत्य कलाकार देखिए तो सोनल मानसिंह, केलुचरण मोहपात्रा, अनिता बाबू, अर्पिता वेंकटेश, चित्रण कुसमूर्ति, शर्मिला विश्वास, शर्मिला मुखर्जी, मधुमिता राउत, इंद्राणी रहमान, काली चंद, संयुक्ता पाणिग्रही और माधवी मुदगल। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। एसएससी और रेलवे से रिलेटेड कोई भी एग्जाम्स देने दोस्तों तो ये सारे फैक्ट आपको पूरी तरह से प्रिपेयर ही रखने होंगे जैसे भी करके आपको। चलिएगा आगे दोस्तों, मणिपुरी आपका लगा हो जो कि मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं, पहला है कौन सा शास्त्रीय नृत्य लाई हरोबा उत्सव में क्या आता है? तो मणिपुरी है, ध्यान रखेंगे। अब मणिपुरी नृत्य आप जुड़े कलाकार देखेंगे तो कलावती देवी, निर्मला मेहता, सविता मेहता, सिंहजीत सिंह, झाबेरी बहने, रीता देवी और गोपाल सिंह। नेक्स्ट आपका लास्ट दोस्तों सत्रिया लगाओ जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य। यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं देखिएगा। पहला सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन थे? तो श्रीमंत शंकरदेव। अब सत्रिया नृत्य से जुड़े आप कलाकार देखेंगे तो सुनील कोठारी, उपासना महंत, रेखा तालुकदार, जतिन गोस्वामी और रूपरानी दास बोरा। इतना आपको दोस्तों पूरी तरह से प्रिपेयर रखने अगर शास्त्रीय से आपको अपने क्वेश्चन क्लियर करने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। देखिएगा एसएससी वाले एग्जाम्स और रेलवे वाले एग्जाम्स दोस्तों बहुत सारी आपकी वैकेंसीज लग चुकी हैं, इसलिए हमारे द्वारा इसका नया वर्जन कंबाइन ऑल इन वन पीडीएफ पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। इस पीडीएफ को बनाने में दोस्तों आपके एसएससी और रेलवे के विभिन्न एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को भी पूरी तरह से एनालाइज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपके क्वेश्चंस के वेटेज को, उनके लेवल को, उनके ट्रेंड को भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है। वैकेंसीज की बात की जाए तो आप जानते हैं दोस्तों एसएससी में आपका सीजीएल टियर 1 समाप्त हो चुका है, टियर 2 की तैयारी है। एसएससी एमटीएस आपका चल रहा है, जीडी आपकी लग चुकी है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई इसका भी एग्जाम डेट लग गया है, एलपी है, टेक्नीशियन है, एनटीपीसी है, ग्रुप डी है। इनमें से किसी भी वैकेंसीज में अच्छी फाइट के लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं। इसमें पूरा आपका साइंस का स्पेशल पीडीएफ आएगा यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, पूरा आपका स्टैटिक, जीके और पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध का स्पेशल पीडीएफ आएगा और पूरा आपका करंट का भी स्पेशल पीडीएफ आएगा। मात्र 100 रुपीज इसकी पेड फीस रखी गई है। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लग गया दोस्तों? भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। ऑलरेडी दोस्तों हम लोग शास्त्रीय नृत्य के साथ यहीं पे लोक नृत्य को भी पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं तो लोक नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम से आपसे कोई भी क्वेश्चन ना मिस हो सकते हैं और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा राजस्थान का। टॉपिक है आपका भारतीय राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य। देखिएगा एक तरफ राज्यों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ प्रमुख लोक नृत्य के नाम दिए गए। बात की जाए असम की दोस्तों तो यहाँ से संबंधित जो लोक नृत्य हैं आपका बिहू सुपर रहेगा, खेल गोपाल है, महारास है, नट पूजा है, झुमरा है और बिछुआ है। इतने लोक नृत्य को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखेंगे। झारखंड के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे तो छऊ आपका सुपर रहेगा, कटघोड़वा, धोबिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर्मा भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और सरहुल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिहार के लोक नृत्य के बारे में बात की जाए दोस्तों तो आपका बरुओ वखाइन, सोहराई मोस्ट इंपॉर्टेंट, झिझिया, धोबिया, लौंडा, जट जाटिन और कटघोड़वा। इतने आपको प्रिपेयर रखने हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों झारखंड और बिहार के कुछ लोग हैं तो मिलते हैं, तो आप जानते हैं दोस्तों दोनों राज्यों का बंटवारा हुआ था तो थोड़े बहुत दोस्तों कल्चर मिलते रहेंगे। तो ऑप्शन दोस्तों इसी तरह से दिया जाता है कि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आगे बढ़ेंगे, राजस्थान के आप लोग ने देखेंगे दोस्तों तो कठपुतली हो गया, घूमर मोस्ट इंपॉर्टेंट, पढ़ियारी, गड़गोर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बगरिया और तेरा ताली। इतने आपको यहाँ से अपडेट रखने हैं। गुजरात के देखेंगे
तो गरबा और डांडिया वहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है ही। इसमें दोस्तों गणपति भजन आप और ऐड कर लेंगे। पश्चिम बंगाल के लोक नृत्य देखेंगे दोस्तों तो जात्रा आपका सुपर रहेगा। बाउल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, काठी है, ढाली है और मरसिया है। महाराष्ट्र के लोक नृत्य देखेंगे लावड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट, तमाशा, बोहदा, मौनी, लेजम, दही कला और गौरीसा। केरल के लोक नृत्य देखेंगे तो ओट्टम हो गया, थुलाल हो गया, कालियट्टम हो गया, मारामोन हो गया। उत्तराखंड के लोक नृत्य देखेंगे चोफला हो गया, कजरी हो गया, झोटा हो गया और चाचरी हो गया। कर्नाटक के लोक नृत्य देखेंगे तो यक्षगान, करगा और कुनीता मोस्ट इंपॉर्टेंट। मध्य प्रदेश के देखेंगे तो पंडुआनी, मुंदड़ी, गौडो और चैत। 4 यहाँ से भी आप लोग पूरी तरह से क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ लगा। यहाँ के लोक नृत्य देखेंगे तो रसुआ, रावत नाच और डागला तीनों सुपर है, ध्यान रखेंगे। उत्तर प्रदेश के रासलीला हो गया, नौटंकी, चरकुला, छपेली, कजरी और झूला। हिमाचल प्रदेश के लोक नृत्य देखेंगे तो जयंती, जद्दुआ, छारुआ, डांगी और सांगला पांचों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। पंजाब व हरियाणा के देखेंगे गिद्धा, भांगड़ा व धमाल तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। मेघालय के लाहू, वांगला दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नागालैंड के देखेंगे चोंग हो गया, खैवा हो गया और कुमी नागा हो गया। जम्मू कश्मीर के राउफ, दमाली, हिका तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अरुणाचल प्रदेश के दोस्तों मुखौटा हो गया, मोपिन हो गया, सोलुंग हो गया, लोसार और चोकुम। इतना आप लोग यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं। लोक नृत्य से रिलेटेड आपके एग्जाम्स में आपसे क्वेश्चन मिस नहीं हो सकते। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। बहुत सारी वैकेंसीज आपके एसएससी और रेलवे में लग जाने के कारण इसका कंबाइंड नया वर्जन ऑल इन वन पीडीएफ हमारे द्वारा पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। ये अभ्यर्थियों के मत से ही किया गया है ताकि दोस्तों आपको अलग अलग एग्जाम्स के लिए अलग अलग पीडीएफ लेने की आवश्यकता ना पड़े। बताना चाहूँगा दोस्तों बिहार एसएससी 10+2 2023 की जो वैकेंसी आई हुई थी दोस्तों, जिसका एग्जाम अभी तक नहीं हो पाया है, इसका नया वर्जन पीडीएफ फिर से हमारे द्वारा कंप्लीट किया गया है। और यूपी SSC से जुड़े विभिन्न एग्जाम्स के दोस्तों जीके, जीएस व यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट के पीडीएफ भी हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट किए गए हैं। और पीडीएफ आपका दोस्तों नई जो वैकेंसी आ रही है यूपी पुलिस कांस्टेबल की, उसमें भी पूरी तरह से मोर देन इनफ रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, विभिन्न जो खेल हैं किस परिसर या मैदान पर खेले जाते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है, लेकिन आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। आपके एग्जाम में दोस्तों कंटिन्यू यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके सीट आपके सामने लगी हुई है। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से प्रिपेयर रखने, वो हर टॉपिक्स जहाँ से दोस्तों स्टार्ट से लेकर लास्ट शिफ्ट तक आपके एग्जाम से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, हमारे द्वारा पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया गया और ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा बेसबॉल खेल किस परिसर या मैदान पर खेला जाता है। करेक्ट आंसर होगा डायमंड पर। टॉपिक है दोस्तों आपका विभिन्न खेलों के दोस्तों जो परिसर व मैदान होते हैं जहाँ पे खेले जाते हैं। देखिएगा एक तरफ विभिन्न खेलों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ परिसर व मैदान के नाम दिए गए। बात की जाए दोस्तों क्रिकेट तो इससे रिलेटेड 2 ऑप्शन आते हैं, पिच और फील्ड, दोनों आप लोगों को प्रिपेयर रखने। फुटबॉल दोस्तों ये फील्ड में खेला जाता है। हॉकी दोस्तों फील्ड में खेला जाता है। लॉन टेनिस दोस्तों कोर्ट में खेला जाता है। कहाँ पे, कोर्ट में, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला आपका टेबल टेनिस है जो कि बोर्ड में खेला जाता है। बैडमिंटन कोर्ट में खेला जाता है। बास्केटबॉल भी कोर्ट में खिलाता है और वॉलीबॉल भी कोर्ट में खिलाता है। बेसबॉल डायमंड में खेला जाता है। पोलो दोस्तों फील्ड में खिलाता है। गोल्फ कोर्स में खेला जाता है। शतरंज दोस्तों बोर्ड में खेला जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, कबड्डी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कोर्ट में खेला जाता है। और मुक्केबाजी दोस्तों रिंग में खिलाता है। इतना यहाँ से आप लोगों को पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, जितने भी ऐतिहासिक महत्वपूर्ण युद्ध हैं, आप जानते हैं आपके एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे थे दोस्तों, कौन से युद्ध कब लड़े गए थे, किनके बीच में हुए थे, किनकी जीत हुई थी, वहाँ किनकी हार हुई थी। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे फैक्ट आपको अपने एग्जाम्स के लिए पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ा गया था। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे हम डेट मेंशन करते हैं आप प्रिपेयर रहिए, ऑलरेडी क्वेश्चन बनते हैं इसलिए हमारे द्वारा मेंशन किया गया है। अब चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों ऐतिहासिक जितने भी युद्ध हुए हैं सबको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को केवल 3 चीज़ें ध्यान रखनी है। कौन सा युद्ध कब लड़ा गया था,
किनके बीच में लड़ा गया था, किनकी जीत हुई थी और किनकी हार हुई थी। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों पानीपत की पहली लड़ाई, तो ये दोस्तों 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की सेना ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इस प्रकार पानीपत की पहली लड़ाई ने भारत में बहलोल लोदी द्वारा स्थापित लोदी वंश को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। ध्यान रखेंगे। अब पानीपत की दूसरी लड़ाई देखेंगे जो कि 5 नवंबर 1556 को लड़ा गया। तो दोस्तों ये युद्ध दिल्ली से उत्तर भारत पर शासन करने वाले हिंदू राजा सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें लोकप्रिय रूप से हेमू कहा जाता है, की सेना के साथ वह अकबर की सेना के साथ लड़ा गया था। यानी हेमू और अकबर के बीच में हुआ था। इस युद्ध में अकबर ने हेमू को पराजित किया था। ध्यान रखेंगे। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई देख लीजिए जो कि 1761 में हुई। दोस्तों यह युद्ध अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के राजा सदाशिवराव भाऊ पेशवा के तहत मराठों के बीच लड़ा गया। यानी अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया। इस लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली ने सदाशिवराव भाऊ को हराकर जीत लिया। यह हार इतिहास में मराठों की सबसे बुरी हार थी। उम्मीद करते हैं तीनों क्वेश्चन आपको पूरी तरह से क्लियर रहेंगे, जैसे भी 10 से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएं। अब आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है आपका हार्डेस पीस का युद्ध यानी कि बैटल ऑफ हार्डेस पीस कब लड़ा गया। करेक्ट आंसर होगा 326 ईसा पूर्व में। अब एक्स्ट्रा फिर देखिए जहां पे सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी। तो दोस्तों हार्डेस पीस का युद्ध को झेलम की लड़ाई के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन में ये भी आता है। यह भारत के पंजाब क्षेत्र आधुनिक पंजाब जो कि पाकिस्तान में है में झेलम नदी के किनारे दोस्तों हार्डेस पीस के तट पर सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच में हुआ। इस युद्ध में सिकंदर की जीत हुई थी। नेक्स्ट कलिंग का युद्ध आपका सुपर क्वेश्चन है, यानी कि वार ऑफ कलिंगा कब लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में। अब नोट देखिए यह युद्ध मौर्य सम्राट अशोक और राजा आनंद पद्मनाभन के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मौर्य सम्राट अशोक की विजय हुई थी। नेक्स्ट त्राइन का देखेंगे। त्राइन में भी दोस्तों आप जानते हैं 3 युद्ध हुए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। त्राइन का प्रथम यानी कि फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया। 1191 ईस्वी में। अब नोट देखिए यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर रखने। नेक्स्ट आप त्राइन का द्वितीय युद्ध देखेंगे, यानी कि त्राइन का द्वितीय युद्ध सेकंड बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया था। तो 1192 ईस्वी में। नोट देखिए यह युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। यानी एक बार वो जीते एक बार वो जीते। नेक्स्ट त्राइन का तृतीय युद्ध देखेंगे, यानी कि थर्ड बैटल ऑफ त्राइन कब लड़ा गया। तो 1215 ईस्वी में। अब नोट देखिए यह युद्ध इल्तुतमिश और यलदुत कबूसा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में इल्तुतमिश ने विजय प्राप्त की थी। चंदाउर का युद्ध देखेंगे, यानी कि चंदाउर का युद्ध फर्स्ट बैटल ऑफ चंदाउर कब लड़ा गया। 1194 ईस्वी में। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका खानुआ का युद्ध है, यानी कि बैटल ऑफ खानुआ कब लड़ा गया था। तो 16 मार्च 1527 ईस्वी को। नोट देखिए यह युद्ध बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर ने विजय प्राप्त की थी। अब घाघरा का युद्ध देखेंगे, यानी बैटल ऑफ घाघरा कब लड़ा गया था। तो 6 मई 1529 ईस्वी को। नोट देखिए यह युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई थी। अब चौसा का युद्ध देखेंगे, यानी बैटल ऑफ चौसा कब लड़ा गया था। तो 26 जून 1539 ईस्वी को। नोट देखिए यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी की विजय हुई थी। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट कन्नौज या बिलगाम का युद्ध देखेंगे, यानी कि बैटल ऑफ कन्नौज या बिलगाम कब लड़ा गया। तो 1540 ईस्वी में। अब नोट देखिए यह युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने विजय प्राप्त की थी। अब हल्दी घाटी का युद्ध देखेंगे, यानी बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब लड़ा गया। तो 18 जून 1576 ईस्वी में। अब नोट देखिए यह युद्ध अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अकबर की विजय हुई थी। अब प्लासी का युद्ध देखेंगे, यानी बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ा गया था। तो 23 जून 1757 ईस्वी को। नोट देखिए यह युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। लास्ट आपका दोस्तों वांडीवास का युद्ध लगा हुआ है, यानी बैटल ऑफ वांडीवास कब लड़ा गया। तो 1760 ईस्वी में। नोट देखिए यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई थी। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। व्हाट्सअप के लिए दोस्तों पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों अगले टॉपिक्स की ओर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है दोस्तों, प्रमुख जो जल संधि चैनल्स हैं किनको किससे अलग करते हैं। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, विशेषकर दोस्तों भारत एवं पड़ोसी देश से रिलेटेड तो ज़्यादा ही बनते हैं। तो इस दृष्टि से मोस्ट हमारे दोस्तों सीट आपके सामने प्रिपेयर करके लगाई गई है। इस सीट को आप लोगों को अच्छे से दोस्तों रिवाइज करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, पाक जल संधि किन दो देशों को अलग करती है। करेक्ट आंसर होगा भारत एवं श्रीलंका को। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक तरफ प्रमुख चैनल एवं जल संधियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ विभाजित क्षेत्र दिया गया। बात की जाए 8 डिग्री चैनल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये मालदीव को मिनिकॉय से अलग करती है। 9 डिग्री चैनल दोस्तों मिनिकॉय को लक्षद्वीप से अलग करती है। 6 डिग्री चैनल दोस्तों ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। अब 10 डिग्री चैनल की बात की जाए तो अंडमान में एक द्वीप है दोस्तों जिसका नाम है लघु अंडमान, और निकोबार में एक द्वीप है जिसका नाम है कार निकोबार, इसको इससे अलग करती है। यानी क्लियरली बोला जाए दोस्तों तो लघु अंडमान को कार निकोबार से अलग करने वाला जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। ग्रेट चैनल दोस्तों इंदिरा पॉइंट को इंडोनेशिया से अलग करता है। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। और कोको चैनल दोस्तों ये अंडमान को कोको द्वीप जो कि म्यांमार में पड़ता है उसको इससे अलग करती है। इतना आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। क्वेश्चन किस टॉपिक से लगा दोस्तों, भारत एवं उनके पड़ोसी देश। अब आपका ये सुपर टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी फैक्ट दोस्तों यहाँ से A to Z पूरी तरह से कवर आपको करवाए जाएंगे। जो भी टॉपिक्स हमारे द्वारा जहाँ पे उठाए जाते हैं A to Z यानी बेसिक से लेकर सब कुछ वहीं पे हर ट्रेड से दोस्तों कंप्लीट करवा दिया जाता है, ताकि किसी भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके मिस ना हो सके आपके एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों इस मोस्ट हमारे टॉपिक्स को आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू कीजिए। क्वेश्चन था हमारा, नेपाल की सीमा भारत के कुल कितने राज्यों को स्पर्श करती है। करेक्ट आंसर होगा 5 राज्यों को। थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने कर देंगे। देखिएगा दोस्तों, टॉपिक है हमारा भारत एवं उनके पड़ोसी देश। पहला पॉइंट है हमारा, भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के कुल 9 पड़ोसी देश हैं जिनमें 7 देश स्थलीय सीमा से जुड़े हैं और 2 देश जलीय सीमा से जुड़े हैं। नेक्स्ट, 7 स्थलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, चीन है, नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है एवं बांग्लादेश है। नेक्स्ट, 2 जलीय सीमा वाले भारत के पड़ोसी देशों की बात की जाए तो श्रीलंका एवं मालदीव है। थोड़ा सा नोट देखिए दोस्तों, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाएं पड़ोसी देशों के साथ मिलती हैं। सब कुछ पूरी तरह से आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। अब इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से कंप्लीट करेंगे, जिसमें सबसे पहले भारत के पड़ोसी देशों के नाम दिए गए, उसके बाद सीमा की लंबाई किलोमीटर में दी गई कि भारत के साथ कितनी इनकी दोस्तों बाउंड्री साझा होती है। उसके बाद उन भारतीय राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के नाम दिए गए जिनके साथ साझा होती है, और वो दोस्तों राज्यों के नाम दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। बात की जाए दोस्तों बांग्लादेश, ये भी क्रम से दिया गया, क्रम से आप लोग सॉल्व करेंगे सारी चीज़ें, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बांग्लादेश की बात की जाए तो यह भारत के साथ 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से, जिनके नाम है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, चीन की बात की जाए तो यह भारत के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से, उनके नाम है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग ट्रेंड से आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, पाकिस्तान की बात की जाए तो यहाँ भारत के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों के शासित प्रदेशों से, जिनके नाम है जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। सब कुछ A to Z आपको प्रिपेयर रखने हैं। एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं, और दोस्तों यहाँ से आपकी फाइनल मेरिट भी बनेगी। नेपाल की बात की जाए तो भारत के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 5 राज्यों से, इनके नाम है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट, म्यांमार की बात की जाए तो भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्यों से, नाम है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे बढ़िएगा। भूटान की बात की जाए भारत के साथ 699 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 4 राज्यों से, नाम है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। लास्ट आपका अफगानिस्तान है, जो भारत के साथ सबसे कम यानी केवल 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, टोटल 1 राज्य के शासित प्रदेश से, उसका नाम है लद्दाख। यहाँ तक आपको प्रिपेयर रखनी। अब थोड़े से आप दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि आपका पूरी तरह से टॉपिक कंप्लीट हो सके। देखिएगा, पहला पॉइंट है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट, भारत किस देश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है, तो अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट, बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है, तो टका है, और बांग्लादेश की संसद का क्या नाम है, तो जातीय संसद है। आगे बढ़िएगा।
गंगा नदी बांग्लादेश में किस नाम से जानी जाती है? तो पद्मा के नाम से। भारत का कौन सा पड़ोसी देश 1971 में अस्तित्व में आया? तो बांग्लादेश है। पंचशील समझौता भारत और किस देश के मध्य में हुआ था? तो चीन के मध्य में। और भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? तो मंदारिन है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नेपाल की संसद का क्या नाम है? राष्ट्रीय पंचायत है। भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी है। अफगानिस्तान की संसद का क्या नाम है? तो शोरा है। और म्यांमार की नई राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? तो नेपिडा। यहाँ तक आपको पूरी तरह से इस टॉपिक को दोस्तों प्रिपेयर करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा ओडिशा में। क्वेश्चन किस टॉपिक से? भारत के जो बंदरगाह डाकली पूछा था दोस्तों किस राज्य में स्थित है? तो इसके साथ साथ दोस्तों स्थिति दोनों चीजें, यानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, इसके अलावा दोस्तों किस समुद्र या खाड़ी में स्थित है, यानी दोनों टेंट से दोस्तों क्वेश्चन को प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगाई गई है। जैसे भी दोस्तों क्वेश्चन आपके टेंट में पूछाते हैं, अगर आप इसको पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं ना, क्वेश्चन आपके दोस्तों मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, पारादीप बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उड़ीसा में। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा। इनमें सबसे पहले बंदरगाहों के नाम दिए गए, फिर स्थिति, समुद्र तट या खाड़ी जहाँ पे स्थित है, और किस राज्य या किस शासित प्रदेश में पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए दोस्तों मुंबई बंदरगाह की, तो ये अरब सागर में पड़ता है जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। कोचीन बंदरगाह दोस्तों अरब सागर में पड़ता है, ये केरल में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, ये तमिलनाडु में पड़ता है। नेहवा सेवा बंदरगाह जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के नाम से भी जाना, अरब सागर में पड़ता है, महाराष्ट्र में स्थित है। पारादीप बंदरगाह दोस्तों बंगाल की खाड़ी में पड़ता है, उड़ीसा में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में ही पड़ता है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। पूरी तरह से आप प्रिपेयर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, तूतीकोरिन बंदरगाह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। कांडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी में पड़ता है जो कि गुजरात में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर स्थित है जो कि कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मरमागांव या मुरगांव बंदरगाह अरब सागर में स्थित है, गोवा में पड़ता है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। और एन्नोर बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु में पड़ता है। इतना दोस्तों आप लोगों को यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों? जनजातियों से रिलेटेड। आप लोग जानते हैं डॉक्टर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कौन सी जनजाति किस देश किस क्षेत्र में निवास करती है। तो सब कुछ पूरी तरह से कलेक्ट करके दोस्तों सीट आपके सामने लगी हुई है, इस सीट को आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है? तो न्यूजीलैंड में है। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे, देखिएगा। एक तरफ दोस्तों जनजातियों के नाम दिए गए, दूसरी तरफ संबंधित देश व क्षेत्र के नाम दिए गए जहाँ पे निवास करते हैं। बात की जाए इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों ग्रीनलैंड एवं कनाडा में निवास करते हैं। किर्गिज नामक जनजाति मध्य एशिया में पाई जाती है। बोरो जनजाति दोस्तों ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। पिग्मीज जनजाति कांगो बेसिन क्षेत्रों में पाई जाती है। माओरी जनजाति न्यूजीलैंड में निवास करती है। जुलू जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में निवास करती है। सेमांग जनजाति दोस्तों मलेशिया व थाईलैंड में निवास करती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, बुशमैन जनजाति जो कि कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना में निवास करती है। यूकादिर जनजाति साइबेरियाई क्षेत्रों में निवास करती है। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका में। और बद्दू दोस्तों ये अरब निवासी है। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। आप जानते हैं ये भी आपका सुपर टॉपिक। कौन सी दोस्तों परियोजना किस नदी पर संचालित है? तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, नदी या नदियों के संगम पर संचालित होने के साथ साथ किस राज्य के शासित प्रदेश में पड़ते हैं, ये भी पूरी तरह से मेंशन कर दिया गया। यानी हर टेंट से दोस्तों क्वेश्चंस को पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है? करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करेंगे, देखिएगा। अब इसमें दोस्तों सबसे पहले नदी घाटी बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल विद्युत परियोजनाओं के नाम दिए गए हैं, फिर राज्यों के शासित प्रदेश जहाँ पे दोस्तों स्थित है, और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है, सब कुछ मेंशन है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए भीमा परियोजना, तो महाराष्ट्र में पड़ता है जो कि पवना एवं कृष्णा नदियों के संगम पर संचालित है। हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आपका मोस्ट बड़ा उड़ीसा में पड़ता है, महानदी पर संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में पड़ता है, नर्मदा नदी पर संचालित है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। फरक्का परियोजना पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा नदी पर संचालित है। दामोदर घाटी परियोजना झारखंड में पड़ता है, दामोदर नदी पर संचालित है। इडुक्की परियोजना केरल में पड़ता है, पेरियार नदी पर संचालित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों,
भाखड़ा नांगल बांध परियोजना जो कि पंजाब में पड़ता है सतलज नदी पर संचालित है। सोन परियोजना बिहार में पड़ता है सोन नदी पर संचालित है। काकरापार परियोजना गुजरात सूरत में पड़ता है ताप्ती नदी पर संचालित है। गांधी सागर परियोजना मध्य प्रदेश में पड़ता है चंबल नदी पर संचालित है। राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है चंबल नदी पर संचालित है। जवाहर सागर परियोजना राजस्थान में पड़ता है, ये भी चंबल नदी पर संचालित है। जो भी थोड़े से समतुल हो सकते हैं एक साथ सेट कर देते हैं ताकि याद रखने में दोस्तों थोड़ी सी आपको आसानी हो। आगे बढ़िएगा। अगला आपका है माता टीला बांध परियोजना जो कि उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में पड़ता है, भागीरथी एवं भिलांगना नदी के संगम पर संचालित है, ध्यान रखने आपको। आगे बढ़िएगा। अगला हमारा क्या दोस्तों, नागार्जुन सागर परियोजना जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है, कृष्णा नदी पर संचालित है। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक दोनों क्षेत्रों में पड़ जाता है, ये तुंगभद्रा नदी पर संचालित है। थिनबा दोस्तों पंजाब में पड़ता है, रावी नदी पर संचालित है। सलालपन बिजली परियोजना जम्मू कश्मीर पड़ता है, ये चिनाब नदी पर संचालित है। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखने। पीडीएफ के लिए व्हाट्सअप नंबर लगा हो। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते। क्वेश्चन हमारा किस टॉपिक से लगा दोस्तों, जितने भी महत्वपूर्ण भौगोलिक अन्वेषक हैं मोस्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में निकलते हैं दोस्तों कि इसकी खोज किसने की थी। तो यहाँ पे 4 चीजें पूरी तरह से मेंशन करके आपको दी गई। सबसे पहले उनके नाम, वो कहाँ के निवासी थे, उन्होंने किसकी खोज की थी और कब की थी। यानी हर ट्रेन से दोस्तों क्वेश्चन को प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगाई गई। इस सीट को दोस्तों आप लोग अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी। करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट पियरी ने, जो कि अमेरिका से आते हैं। टॉपिक है आपका प्रमुख भौगोलिक खोजें। चलिए थोड़ा सा इस सीट को अपने सामने करते हैं। देखिएगा दोस्तों, एक तरफ खोजकर्ता यानी कि अन्वेषक के नाम दिए गए, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण खोज के नाम दिए गए। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए आर एमंडेसन की, जो कि नॉर्वे से आते हैं। इन्होंने दोस्तों ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे। इन्होंने दक्षिणी ध्रुव की खोज की थी 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट रॉबर्ट पेरी की बात की जाए, जो कि अमेरिका से आते हैं, ये उत्तरी ध्रुव की खोज किए थे दोस्तों 1909 में। नेक्स्ट क्रिस्टोफर कोलंबस की बात की जाए, इन्होंने दोस्तों पश्चिमी द्वीप समूह की खोज की थी 1492 में और दक्षिण अमेरिका की खोज की थी 1498 में। कैप्टन कुक ने दोस्तों हवाई द्वीप समूह की खोज की थी 1770 ईस्वी में। निकोलस कोपरनिकस की बात की जाए, जो कि पोलैंड के निवासी थे, इन्होंने सौरमंडल की खोज की थी 1540 ईस्वी में। मोस्ट वन फैक्ट है आपका। फर्नांडिस डी लेसप्स ने दोस्तों सुएज नहर का निर्माण करवाया था 1869 में। और जोहान्स दोस्तों केपलर, जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने ग्रहों की गति का नियम खोजा था दोस्तों 1600 ईस्वी में। पूरी तरह से आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़िएगा। अगला आपका दोस्तों मैगलन है, जिन्होंने विश्व का भ्रमण किया था और अटलांटिक के दक्षिण से इन्होंने प्रशांत महासागर की खोज की थी 1519 में। और वास्को डी गामा, जो कि पुर्तगाल के थे, आप लोग जानते हैं केप ऑफ गुड होकर इनका भारत आगमन हुआ था। इन्होंने भारत की खोज की थी 1498 में। यहाँ तक आपको इसको भी पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी पर के तट पर स्थित था। तो दोस्तों भोगवा नदी के तट पर स्थित था। मोस्ट वन टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, हड़प्पाकालीन जितने स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता भी दे दिए गए हैं, खोज भी दे गए, संबंधित नदी तट जहाँ पे स्थित है। यानी 4 ट्रेंड से दोस्तों क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया गया है। किसी भी ट्रेंड से आते हैं, अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर रखते हैं, आपके क्वेश्चन कभी मिस नहीं हो सकते। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, हड़प्पाकालीन स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित है। तो भोगवा नदी के तट पर। टॉपिक है आपका हड़प्पाकालीन स्थल उत्खननकर्ता खोज संबंधी नदी तट। चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपने सामने करेंगे दोस्तों इस सीट को। देखिएगा, अब इसमें सबसे पहले प्रमुख स्थल के नाम दिए गए, फिर उनके उत्खननकर्ता ईस्वी भी डाल दी गई है और नदी तट जहाँ पे स्थित थे। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की, तो इसकी खोज दोस्तों दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा दोस्तों रावी नदी के तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो की बात की जाए, इसकी खोज राखालदास बनर्जी ने की थी 1922 ईस्वी में और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चन्नूदड़ो की बात की जाए, इसकी खोज एमजी मजूमदार ने की थी 1931 ईस्वी में। ये भी दोस्तों सिंधु नदी के तट पर स्थित था। रंगपुर मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1953 से लेकर 54 ईस्वी के बीच में और यह मादर नदी के तट पर स्थित था। रोपड़ की बात की जाए, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1953 से 55 ईस्वी के बीच में। यह सतलज नदी के तट पर स्थित था। लोथल आपका सुपर रहेगा ही, इसकी खोज रंगनाथ राव ने की थी 1955 से लेकर 62 ईस्वी के बीच में और यह भोगवा नदी के तट पर स्थित था। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर करके चलने, वो हर टॉपिक्स जहां से आपके स्टार्ट से लेकर लास्ट तक क्वेश्चंस बनेंगे, सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से प्रिपेयर कर दिया गया। ये सारे पीडीएफ अभ्यर्थियों को दिए जाएं। कोड दीजिए की बात की जाए, या इसकी खोज दोस्तों फजल अहमद ने की थी 1955 ईस्वी में। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। आलमगीरपुर की बात की जाए, इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की थी 1958 ईस्वी में। यह हिंडन नदी के तट पर स्थित था। कालीबंगा की बात की जाए, इसकी दोस्तों खोज बीबी लाल एवं
BK थापर ने की थी ये दोस्तों 1961 ईस्वी में, और यह घग्घर नदी के तट पर स्थित है। धौलावीरा की बात क्या है, इसकी खोज JP जोशी ने की थी 1967 से 68 ईस्वी के बीच में। यह मासर एवं मराहर नदियों के संगम पर स्थित था। और लास्ट है आपका बनावली, जिसकी खोज रविंद्र सिंह बिष्ट ने की थी 1973 से 74 ईस्वी के बीच में। यह सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। सब कुछ आपको पूरी तरह से प्रिपेयर रखने हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए दोस्तों इसके और भी जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ताकि आपका टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो सके। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिएगा क्या है, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक है आपका पुरा पाषाण काल, एक है मध्य पाषाण काल, एक है नवपाषाण काल। नेक्स्ट, पुरा पाषाण काल में मनुष्य की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। इस काल को आखेटक तथा खाद्य संग्राहक काल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, लगभग 36,000 ईसा पूर्व में आधुनिक मानव पहली बार अस्तित्व में आया। आधुनिक मानव को होमो सेपियंस कहा जाता है। मानव द्वारा प्रथम पालतू पशु कुत्ता था, जिसे मध्य पाषाण काल में पालतू बनाया गया था। आग की जानकारी मानव को पुरा पाषाण काल से ही थी, किंतु इसका प्रयोग नवपाषाण काल में शुरू किया गया। नवपाषाण काल से मानव ने किस शिकार प्रारंभ किया, उसमें अस्थायी निवास की प्रवृत्ति विकसित हुई। भारत में पाषाणकालीन सभ्यता का अनुसंधान सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्रूसफुट ने दोस्तों 1863 ईस्वी में प्रारंभ किया था। और भारत में व्यवस्थित कृषि का पहला साक्ष्य दोस्तों मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। हर ट्रेंड से जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर कर दिया गया है। नेक्स्ट, बिहार के चिराद नामक नवपाषाणकालीन स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं, ध्यान रखेंगे। पाषाण काल के तीनों चरणों का साक्ष्य बेलन घाटी इलाहाबाद से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य कोल्डी हवा इलाहाबाद से पाया गया है। पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में किया गया। भारत में सर्वाधिक सैंधव स्थल गुजरात में पाए गए हैं। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टैला भी कहा जाता है, और कालुई बंगा का काले रंग की चूड़िया होता है। सिंध घाटी का सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, कास्युगीन सभ्यता थी। और हड़प्पा सभ्यता दोस्तों ये मातृसत्तात्मक था। यहाँ तक आपको प्रिपेयर रखने। PDF के लिए व्हाट्सअप नंबर लगाओ। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था, तो गंडक नदी का। आप जान के दोस्तों आपकी नदियां हैं जो दोस्तों पाषाण के ऋग्वैदिक कालीन, उनके प्राचीन नाम आधुनिक नाम डायरेक्टली क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों प्रिपेयर करके सीट आपके सामने लगी हुई, आप इसको अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, सदानीरा किस नदी का प्राचीन नाम था, करेक्ट आंसर होगा गंडक। टॉपिक है आपका ऋग्वैदिक कालीन नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम। चलिए सीट को थोड़ा सा अपने सामने करेंगे। एक तरफ प्राचीन नाम दिया गया है, दूसरी तरफ दोस्तों आधुनिक नाम दिया गया है। बात की जाए कुभू, तो कुभू नदी का दोस्तों आधुनिक नाम क्या है, कुर्रम है, या कुर्रम नदी का प्राचीन नाम क्या था, कुभू था। दोनों ट्रेंड से क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, किसी भी ट्रेंड से पूछे जाते हैं। वितस्ता का आधुनिक नाम दोस्तों झेलम है। परसुणी नदी का आधुनिक नाम रावी है। बिपाशा दोस्तों व्यास नदी का प्राचीन नाम है। दिरुस दोस्तों घग्घर नदी का प्राचीन नाम है। स्वास्थ्य दोस्तों स्वात नदी का प्राचीन नाम है। कुभा ये काबुल नदी का दोस्तों प्राचीन नाम है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या दोस्तों, अस्कनी जो कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम है। सतुद्री दोस्तों सतलज नदी का है। सदानीरा दोस्तों गंडक का है। और गोमती गोमल का है, ध्यान रखेंगे आप लोग। थोड़े से क्वेश्चन और कलेक्ट कीजिए यहाँ से, जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा पहला पॉइंट है, वैदिक काल का विभाजन 2 भागों में किया गया। एक है आपका ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। तो इसके समय देख लीजिए। ऋग्वैदिक काल इन दोस्तों इसे 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक मनाता है। और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक मनाता है। मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया को माना है। भारत में सर्वप्रथम आज सप्त सिंधु क्षेत्र में बसे। यह क्षेत्र आधुनिक पंजाब तथा उसके आसपास का क्षेत्र था। ऋग्वैदिक काल के देवताओं का में सर्वाधिक महत्व इंद्र को माना जाता है। उत्तर वैदिक काल के देवताओं में सर्वाधिक महत्व प्रजापति ब्रह्मा को दिया था। इतना आपको यहाँ से पूरी तरह से प्रिपेयर रखें। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।